नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 9 जब भोला राम ने पंप लगाया को करेंगे। इस पाठ में हम विशेषण, प्रविशेषण, अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया। भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगे। लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। भोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है, उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। अब दूसरा प्रश्न है उसी पर आधारित पहले प्रश्न पर। अब बताइए, पंप कितने हॉर्स पावर का था? हमने ये जितने भी वाक्य पढ़े हैं उन्हीं से हमें उत्तर मिलेंगे इसके। तो पंप कितने हॉर्स पावर का था? 5। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। यहाँ लिख दिया 5। अगला देखिए, शुभ चिंतकों की मुस्कान कैसी है? कैसी है? अनुभवी मुस्कान। कैसी है? अनुभवी। ठीक है। नजरें कैसी हैं? नजरें कैसी हैं? तो इसका क्या आएगा? कठोर। कठोर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम कठोर। अगला प्रश्न बनता है, बांध कितनी लागत से बना है? तो कितनी लागत से बना है? लाखों करोड़ों रुपयों की। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे लाखों करोड़ों रुपयों। फिर अगला प्रश्न बनता है, धार कैसी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मोटी। मोटी। ठीक है, धार कैसी है? तो यहां पे लिख दिया हमने मोटी। आपके उत्तर किसी ना किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। ये जो भी उत्तर आए हैं हमारे, ये 5 अनुभवी, कठोर, लाखों करोड़ों रुपयों, मोटी, ये हमें क्या बता रहे हैं? किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो ये विशेषण शब्द हैं। ये जितने भी शब्द हैं ये क्या है? विशेषण। अब परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाय क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अगर हम उसके आगे काली लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? विशेषण। काली गाय, यानी गाय की विशेषता क्या है? कि वो काली है। ठीक है। अब बालक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अगर हम बालक के आगे चतुर लगा दे तो क्या बनेगा? चतुर बालक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? चतुर क्या है? विशेषण, और बालक क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? यानी बालक की विशेषता क्या है? कि वो चतुर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। अब विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं। ठीक है। कहने का अर्थ है जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य है। ठीक है। तो पहला वाक्य देखिए, मैं सफेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूं। तो इसमें सफेद क्या है? विशेषण है। और ड्रेस क्या है? विशेष्य, क्योंकि ड्रेस की विशेषता बता रहे हैं ना कि सफेद ड्रेस है ना। तो सफेद क्या हुआ यहाँ पर? सफेद हुआ विशेषण और ड्रेस हुआ विशेष्य। अगला वाक्य देखिए, मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती हैं। तो इसमें मेरी माँ, यानी मेरी क्या है? विशेषण, और माँ क्या है? विशेष्य। माँ की विशेषता बता रहे हैं कि मेरी माँ है वो, यानी जो अभी पढ़ा था हमने कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। मेरी क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना।
अगला देखते हैं, मेरे पास 3 पेन हैं। तो 3 क्या है, इसमें विशेषण है, और पेन क्या है, विशेष्य है। पेन की विशेषता क्या है कि 3 पेन है। ठीक है। अगला देखिए, मैं मीठे संतरे लेकर आया। तो इसमें मीठे क्या है, विशेषण है, और संतरे क्या है, विशेष्य। संतरों की विशेषता क्या है कि वो मीठे हैं। अगला देखिए, वे लौटे तो गर्म पानी तैयार था। अब गर्म क्या है, इसमें विशेषण है, और पानी क्या है, विशेष्य। ठीक है। तो इस तरह से वाक्य में से हमें विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके लिखना था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। अब ये जो वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से हमें पहले विशेषण को छांटना है और फिर हमें बताना है कि ये विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है। विशेषण जो होता है ना, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये जितने भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी क्या है, विशेषण के भेद हैं। ठीक है। अब गुणवाचक में जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि गुणवाचक में क्या होता है, गुण का पता लगता है, किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का वर्णन मिलता है, हमें गुणों का पता लगता है उसके। ठीक है। तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक। ठीक है। संख्यावाचक में हमें संख्या का पता चलेगा। ठीक है। और उसमें क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, परिमाण का पता लगेगा, क्वांटिटी का पता लगेगा हमें। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण जो कुछ सर्वनाम भी जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ सर्वनाम, सर्वनाम आपको पता है क्या होते हैं, मैं, हम, तुम, आप। जब ये शब्द ना ये शब्द भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो अब हम पहला वाक्य देखते हैं, जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है। ठीक है। अगला देखिए, उसका घर 4थी मंजिल पर है। मेरी माँ बाजार गई है। और चौथा वाक्य है, रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है। तो अब पहले वाक्य में विशेषण क्या है, ईमानदार। किसकी विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की। ठीक है। व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो ईमानदार है। तो ईमानदार हमारा क्या है, विशेषण। और वो व्यक्ति का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो ईमानदार है। तो क्या होगा, ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अगले में क्या है, उसका घर 4थी मंजिल पर है। चौथी, अब इसमें चौथी है विशेषण और मंजिल की विशेषता बता रहा है कि कौन सी मंजिल पे है, 4थी मंजिल। अब चौथी क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1, 2, 3, 4, ये संख्या है। ठीक है। तो हमें संख्या का पता लग रहा है, तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। पहला हो गया गुणवाचक विशेषण और दूसरे वाक्य में हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा, मेरी माँ बाजार गई हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरी माँ। अब ये देखिए, सर्वनाम शब्द बता रहा है ना, माँ की विशेषता, संज्ञा की विशेषता है ना। माँ क्या है, एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता एक सर्वनाम शब्द बता रहा है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कई बार सर्वनाम शब्द भी जब संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वो विशेषण बन जाते हैं वो भी। ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला देखिए, रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। 2 मीटर, 2 मीटर
कपड़ा लगेगा, कपड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है कि 2 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो 2 मीटर क्या है, मात्रा, क्वांटिटी का पता लग रहा है हमें, मात्रा का पता लग रहा है, तो ये क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमें कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, ये अब हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मैं अब डैश स्वस्थ हूँ, मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो बिल्कुल आएगा पहले में। वह तो डैश झूठा आदमी निकला, वह तो बड़ा झूठा आदमी निकला। तीसरा देखिए, यह डैश गहरा कुआं है, यह बहुत गहरा कुआं है। वह डैश तेज दौड़ता है, वह सबसे तेज दौड़ता है। उस सभा में डैश 20,000 लोग उपस्थित थे, लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। अब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अभी जो हमने ये पढ़े हैं इसमें ये स्वस्थ क्या है, विशेषण है। झूठा क्या है, विशेषण है। गहरा क्या है, विशेषण है। और तेज क्या है, ये भी विशेषण है। ठीक है, और 20,000 भी क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो अब इनकी भी जो विशेषता बता रहे हैं, स्वस्थ की विशेषता बिल्कुल, झूठा की कि बड़ा झूठा है, गहरा की कि बहुत गहरा है, और तेज की विशेषता कि सबसे तेज, और 20,000 की लगभग। तो यानी कि विशेषण की भी विशेषता जो बताएं उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। समझ आया कि जो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले, अभी तो संज्ञा शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कह रहे थे, लेकिन अब विशेषण की भी विशेषता जो बता रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम, प्रविशेषण। ठीक है, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण शब्द छांट कर लिखिए। अब हमें प्रविशेषण शब्द छांटना है। जैसे पहला क्या है वाक्य, शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। अब शौकीन तो हो गया विशेषण, शौकीन क्या है, विशेषण है, और इसकी भी विशेषता जो बता रहे हैं वो क्या है, बड़ी। ठीक है, तो ये बड़ी क्या हो गया, ये हो गया प्रविशेषण। आया समझ में। अगला देखिए, यह चित्र अति सुंदर है। अब सुंदर क्या है, विशेषण है, और इसकी भी विशेषता क्या बता रहे हैं, अति। अति यानी कि ये क्या हुआ, प्रविशेषण। ठीक है, समझ में आया आपको, इस तरह से करना है ये। ठीक है, तो इसमें बड़ी क्या है, प्रविशेषण। दूसरे वाक्य में अति। तीसरे में देखिए, सत्य प्रकाश अत्यंत प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली तो हो गया विशेषण, तो उसकी भी विशेषता क्या है कि अत्यंत प्रतिभाशाली। यह मेज बहुत टिकाऊ है। टिकाऊ की विशेषता क्या होगी कि बहुत टिकाऊ है, यानी वो क्या हो गया, प्रविशेषण। टिकाऊ तो विशेषण हो गया, और बहुत क्या हो गया, उसकी भी विशेषता जो बता रहा है टिकाऊ की, तो हो गया प्रविशेषण। यह कमरा बड़ा हवादार है। हवादार तो हो गया विशेषण, और इसकी विशेषता क्या होगी, बड़ा, यानी प्रविशेषण। अगला देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। मोटे काले शब्द, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। पहला देखिए, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। मदन झगड़ालू है। रोहित पैसा कमाना चाहता है। रोहित कमाऊ बेटा है। कमला ऊपर बैठी है। कमला ऊपरी मंजिल पर रहती है। अब इसमें जो ये मोटे काले अक्षर वाले शब्द हैं, जैसे झगड़ा, झगड़ा क्या है, संज्ञा है। झगड़ालू क्या है, झगड़ा से झगड़ालू क्या बन गया, विशेषण बन गया, यानी संज्ञा शब्द से झगड़ा का क्या बन गया, विशेषण, झगड़ालू। अब कमाना क्या है, कमाना एक क्रिया है। ठीक है,
कमाना से कमाओ बन गया, कमाओ, तो वो क्या बन गया? विशेषण। अब क्रिया से भी विशेषण बन गया। और ऊपर क्या है? अव्यय है या क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। और ऊपरी, ऊपर से ऊपरी क्या बन गया? वो विशेषण बन गया, किसका? अव्यय का या क्रिया विशेषण का, ठीक है। अब देखिए, विशेषण शब्दों की रचना, जो विशेषण शब्द हैं उनकी रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से की जाती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में कि संज्ञा से कैसे बनेगा विशेषण, सर्वनाम से बनेगा, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। अब हमें ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं, जैसे अर्थ से क्या बनेगा विशेषण? आर्थिक, अर्थ से आर्थिक हमें दिया गया है, ठीक है। इतिहास से ऐतिहासिक, परिवार से पारिवारिक, लालच से लालची, जहर से जहरीला, नमक से नमकीन, ठीक है। अब अगले प्रश्न में हमें नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना करनी है। अब हमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, अब उनसे विशेषण बनाना है। तो कैसे बनेगा? यह से ऐसा, आप से अपना सा, वह से वैसा, कौन से कैसा, तुम से तुम सा, जो से जैसा। अब अगले प्रश्न में दिए गए क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। अब हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं, अब हमें क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना है। भागना से भगोड़ा, पढ़ना से पढ़ाकू, बेचना से बिकाऊ, बनाना से बनावटी, खेलना से खिलाड़ी, आगे से अगला, ठीक है। खेलना क्या है? एक क्रिया शब्द है और उसका विशेषण क्या होगा? खिलाड़ी। उसी तरह बनाना से बनावटी, बेचना से बिकाऊ, बाकी हमें दिए ही गए हैं, भागना से भगोड़ा, पढ़ना से पढ़ाकू, आगे से अगला। अब अगला प्रश्न है, दिए गए अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। अब हमें अव्यय शब्द दिए गए हैं, अविकारी शब्द, ठीक है। तो पीछे से क्या बनेगा? पीछे का विशेषण पिछला, पिछला। बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, नीचे से निचला, आगे से अगला, सतह से सतही, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब हमें ये कोष्टक में संज्ञा शब्द दिए गए हैं, अब हमें इनसे क्या बनाना है? विशेषण बनाकर वाक्य को पूरा करना है, ठीक है। वह डैश परीक्षा में प्रथम आया है, वर्ष दिया गया है तो वर्ष से क्या बन जाएगा? वार्षिक विशेषण, ठीक है। बीरबल बहुत डैश थे, बुद्धि से बुद्धिमान बन जाएगा। डैश लोग बहुत डैश हैं, जापान से बन जाएगा जापानी, जापानी लोग बहुत, परिश्रम से बन जाएगा परिश्रमी। अगला देखिए, मेरा डैश भाई डैश टीवी लाया, चाचा से चचेरा कि मेरा चचेरा भाई डैश टीवी लाया, रंग से रंगीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को आपको खुद पढ़ना है, उसे समझना है, फिर आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? तो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है हंसी। हंसी क्या है? हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। अगला प्रश्न, हमेशा हंसते रहने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? ऐसा व्यक्ति जीवन की परेशानियों को चुटकी में सुलझा लेता है। अगला प्रश्न, हंसी हमारे शरीर और मस्तिष्क को किस प्रकार स्वस्थ रखती है? तो उत्तर है, हंसी पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त के बहाव को संतुलित रखती है और मस्तिष्क को तनाव मुक्त रखती है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, हंसी के बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है? तो उत्तर देखिए, हंसी के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि हंसी एक शक्तिशाली दवा होती है जिससे जिससे व्यक्ति की सकारात्मक सोच विकसित होती है, पॉजिटिव सोच, ठीक है, और बीमारियां पास नहीं फटकती हैं। अगला प्रश्न, हंसी जीवन के लक्ष्य को पाने में किस प्रकार सहायक होती है? तो उत्तर क्या होगा, हंसने वाला व्यक्ति सफलता के मार्ग में आने वाली परेशानियों को अपने आत्मविश्वास से दूर कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आओ दोहराए। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो अज्ञान दिया गया है, तो क्या इसमें ज्ञान मूल शब्द है और अ उपसर्ग है। अनुकरण में अनु उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। अपमान में अप उपसर्ग है और मान क्या है, मूल शब्द है। दुर्दशा में दुर क्या है, उपसर्ग, और दशा क्या है, मूल शब्द है। अब अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द पढ़िए, इनमें जिस उपसर्ग से जुड़कर उचित शब्द बने उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। जैसे दो शब्द दिए गए हैं, ला इलाज बनेगा या बे इलाज बनेगा, तो सही क्या होगा हमारा, ला इलाज, ठीक है, ला इलाज। अगले में देखिए, निर्ज्ञान बनेगा या अज्ञान बनेगा, तो अज्ञान बनेगा, सही। अगले में ग में आ जन्म बनेगा या अप जन्म बनेगा, आ जन्म। अगले में प्रतिजय बनेगा या पराजय बनेगा, तो पराजय हमारा सही होगा। इसमें अवगुण बनेगा सही या अतिगुण बनेगा, तो अवगुण बनेगा। अध से अधपका सही बनेगा या विपका, तो अधपका। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय छांटिए। तो लापरवाही दिया गया है, तो लापरवाही में ला उपसर्ग है, परवाह मूल शब्द है और ई प्रत्यय। निर्बलता में निर उपसर्ग, बल मूल शब्द, ता प्रत्यय। असफलता में अ उपसर्ग, सफल मूल शब्द और ता प्रत्यय। निडरता में नी उपसर्ग, डर मूल शब्द है और ता क्या है, प्रत्यय है। अपमानित में अप उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, मान, और प्रत्यय क्या है, इत। हम ये उपसर्ग प्रत्यय वाला चैप्टर जो है पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। किसी बच्चे ने अगर वह नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो शब्द है सज्जन, तो सज्जन से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा, सज्जनता, सजनता, ठीक है। प्यासा से प्यास, चालाक से चालाकी, दानव से दानवता, पशु से पशुता, कुमार से कौमार्य, ठीक है। अगला प्रश्न आओ लिखें, कैसी हो शिक्षा। कैसी हो शिक्षा विषय पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है हमें, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए। आज के समय में शिक्षा का बहुत ही महत्व है, इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें बंधनों से मुक्त करे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारे मस्तिष्क की स्वतंत्रता होना चाहिए, जो हमारे खाली मस्तिष्क को खुले मस्तिष्क में बदले। आज की शिक्षा पद्धति में भी सुधार की आवश्यकता है और खासकर सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अभी भी 60% लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर फीस बिल्कुल ही नाम मात्र की होती है ना।
और सभी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, तो इसलिए वो सरकारी स्कूल में भेज देते हैं अपने बच्चों को। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को अनुसंधान और विकास के महत्व के बारे में बताया नहीं जाता है। यही छात्र जब कॉलेज में आते हैं तो प्राइवेट स्कूलों के अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के सामने उनका स्तर कम होता है, उन्हें उनके बराबर नॉलेज नहीं होती। तब इन्हें समझ में आता है कि इनकी पढ़ाई उच्च स्तरीय तरीके से हुई ही नहीं है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि कोई भी छात्र किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। तभी देश उन्नति कर पाएगा, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा समाज होगा तभी जो है देश की आगे उन्नति हो पाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये था पार्ट 9, जब भोला राम ने पंप लगाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।